हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास को। शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। सबसे पहले तो समझिए शिक्षा के अर्थ और परिभाषा में। देखिए, शिक्षा के अर्थ और परिभाषा में मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगी। शिक्षा का जो मीनिंग है वो आप अगर एक ही कोई लर्न किए हो, आगे जाके शिक्षा के बारे में बहुत सारे डेफिनेशन, बहुत सारे मीनिंग, बहुत सारे अर्थ आएंगे, लेकिन कोई भी एक डेफिनेशन, कोई भी एक परिभाषा अगर आपने लर्न किया है तो आप उसी को लिख सकते हो हर जगह पे। तो देखिए, पहले तो शिक्षा की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन समझते हैं। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मतलब किसी भी इंसान के डेवलपमेंट, होल डेवलपमेंट का ही जो है वो शिक्षा है। शिक्षा स्वयं को पहचानने व अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करते हैं। प्लेटो ने क्या बोला है? प्लेटो का कथन है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण। समझिएगा, अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। दो वर्ड को इन्होंने हाईलाइट किया है। पहला तो है अज्ञान। इनके अकॉर्डिंग अज्ञान जो है, जितने भी समस्याएं हमारे दुनिया में, हमारी लाइफ में है, उसका कारण जो है अज्ञान है। उसके प्रति हमारी जागरूकता नहीं होना है, अज्ञान है। दूसरा जो वर्ड इन्होंने यूज़ किया है अज्ञानी। इनका कहना है कि अज्ञानी रहने से अच्छा, अज्ञानी अगर आप हैं तो अज्ञानी रहने से अच्छा है कि आपने जन्म ही ना लिया हो। अगर आप जन्म ले लिए हैं तो आपका ये कंपलसरी बोल सकते हैं कि राइट है, आपका अधिकार है कि आप जो है ज्ञान लें, आपके पास ज्ञान हो। महर्षि वेद व्यास ने कहा है, ज्ञान जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं करता, बल्कि वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। तो इस तरह से ये दो जो है आपके बोल सकते हैं हम लोग की प्राचीन लोगों की परिभाषाएं हैं, कथन हैं। इन्होंने जो है शिक्षा को क्या समझा और शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या बताया। अब हम देखेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, शिक्षा के जब भी परिभाषा आती है ना, तो उसमें संकुचित अर्थ अलग से पूछ देता है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आइए, शिक्षा के संकुचित अर्थ से अभिप्राय प्राय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित, याद रखिएगा, एक निश्चित स्थान अथवा विद्यालय, कॉलेज में निश्चित समय तक निश्चित योजना के तहत दी जाती है, उसको हम शिक्षा का संकुचित अर्थ कहते हैं। मतलब कि हमें जो भी चीज़ें स्कूल से, कॉलेज से मिलता है, एक फिक्स टाइम में और एक फिक्स टाइम के लिए मिलता है, उसको संकुचित अर्थ। यानी अगर इन शॉर्ट हम बोले तो ये एकेडमिक हमारा जितना भी पार्ट है, ये एक तरह से एजुकेशन का संकुचित अर्थ है। मतलब नैरो जो है इसका मीनिंग है। व्यापक अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है, मैं बता रही हूँ। व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ अलग से आता है। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट आपको बोलूँ ना, तो औपचारिक और अनौपचारिक ले लीजिए। औपचारिक शिक्षा जो कि हमें पर्टिकुलरली टाइम के अकॉर्डिंग स्कूल में, कॉलेज में दिया जाता है, तो वो हमारा औपचारिक हो गया, वही उसी को हम संकुचित बोलते हैं। और व्यापक हो जाता है जो कि हम जैसे ही जन्म हम लेते हैं उसके बाद हमारी शिक्षा एक्चुअली में स्टार्ट हो जाती है। हम माता पिता से सीखते हैं कैसे बोलना है, क्या करना है, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो शिक्षा में ही आती है। तो यही होता है व्यापक अर्थ, कि हम जब से एक तरह से हम अगर बोले तो अनौपचारिक शिक्षा जो है व्यापक में आती है। तो एक तरह से हम व्यापक शिक्षा का व्यापक अर्थ वो होता है जो विदाउट टाइम के बाउंडेशन, विदाउट कहीं किसी एक जगह के बाउंडेशन के मिलती है, और जब
इंसान का जन्म होता है उसके बाद ये शिक्षा स्टार्ट हो जाती है, और जब तक जीवित रहता है तब तक ये शिक्षा चलती रहती है, उसको व्यापक अर्थ बोलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है, उन सभी एक्सपीरियंस से है जिसका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है, अर्थात अनियंत्रित वातावरण। ठीक है, चलिए व्यापक संकुचित अर्थ खत्म हुआ। अब हम शिक्षा की परिभाषा देखेंगे जो कि फिलोसफर के थ्रू दिया गया है। ब्राउन ने क्या बोला है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इनका कहना है कि एजुकेशन के द्वारा किसी भी इंसान के बिहेवियर में चेंजेस आता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वोत्तम विकास है। इनके अनुसार शारीरिक, मानसिक, आत्मा के रूप में इनका सर्वोत्तम विकास जो है शिक्षा के द्वारा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अकॉर्डिंग अगर हम बताएं तो शिक्षा सूचना प्रदान करने एवं कौशल प्रशिक्षण तक ही सीमित नहीं है, इसे शिक्षित व्यक्ति का मूल्य प्रदान करना है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी व्यक्ति भी नागरिक है, समुदाय में रहते हैं, उनका भी सामाजिक उत्तरदायित्व तो बनता है। तो इनके अनुसार, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार, तो इस तरह से 3 परिभाषाएं यहाँ पे है फिलोसफर्स के, और 2 ऊपर में हमने देखा महर्षि वेदव्यास एंड प्लेटो का, तो वो आपका मिला के 5 हो गए। तो यहाँ पे आपका अर्थ और परिभाषा दोनों खत्म हुआ। अगर सिर्फ ये पूछ दे शिक्षा का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा लिखे, जो कि आएगा तो शॉर्ट में आएगा, तो आपको इतने दूर तक कर देना है। उसके बाद से निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष लिखने के बाद लिखना है, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर मैं कह सकता हूँ या कह सकती हूँ कि शिक्षा जो है इंसान के, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, सही या फिर बोले अपेक्षाकृत परिवर्तन लाता है। बस इतना ही, आप अपने से जो भी आपको निष्कर्ष समझ में आए आप लिख देंगे। अब आइए शिक्षा के उद्देश्य को समझेंगे, इसका पर्पस क्या है। तो शिक्षा ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास की एक सार्थक प्रक्रिया है। व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, इंडिविजुअल, और सामाजिक आप जानते हैं सोशल यानी ग्रुप में, समूह में, इनका विकास करने के लिए एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उसको हम शिक्षा कहते हैं। इसके सामान्य, विशिष्ट, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य अलग अलग हैं, जो कि निम्न है। भाई ये उद्देश्य देखते हैं। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति का व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावनाएं, विचारों तथा ज्ञान आदमी में परिवर्तन होता है। विशिष्ट अगर हम बात करें तो आज सामान्य उद्देश्य की संज्ञा दी जाती है। इनकी क्षेत्र तथा प्रकृति सीमित होती है। इसका निर्माण भी किसी विशेष परिस्थिति तथा विशेष कारण को ही ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यह उद्देश्य लचीला, अनुकूलन योग्य तथा परिवर्तनशील होता है। तो ये 2 उद्देश्य है, एक सामान्य, एक विशिष्ट। अब आइए हम व्यक्तिगत उद्देश्य देखेंगे। व्यक्तिगत उद्देश्य शिक्षा का प्राचीन उद्देश्य है। इस उद्देश्य में समर्थक समाज की अपेक्षा व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। तो व्यक्ति का जैसे नाम ही है, तो व्यक्तिगत उद्देश्य में जो है समाज और व्यक्ति में एक तरह से देखा जाए तो कंपेयर होता है। तो इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होता है कि इंडिविजुअली हर एक इंसान का जो है विकास हो। ठीक है। सामाजिक उद्देश्य की दृष्टि से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की भलाई के लिए ना कि केवल व्यक्तिगत भलाई के लिए है। अब सामाजिक अगर दृष्टि से देखें तो उल्टा हो जाएगा, व्यक्तिगत ना होकर के सामाजिक होना चाहिए। तो ये 4 तरह के उद्देश्य हैं, सामान्य, विशिष्ट, व्यक्तिगत और सामाजिक। अब इन चारों उद्देश्य को लिखने के लिए आप एक काम और कर सकते थे, शिक्षा के उद्देश्य लिख करके इस तरह से लाइनिंग कर देते। यहाँ पे लिखते कि सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और आपका सामाजिक उद्देश्य, और उसके बाद इसको डील कर देते। तो इससे आपका चार्ट भी रेडी हो जाता। अब आइए शिक्षा के प्रकार देखेंगे। शिक्षा के प्रकार में 3 तरह के, ऐसे तो 2 हम जानते ही हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा।
अब एक और शिक्षा के नाम जानिए आप, उसको हम बोलते हैं दूरस्थ शिक्षा, यानी कि डिस्टेंस का शिक्षा। जब आप कॉलेज स्कूल नहीं जा सकते हैं और आपको पढ़ाई कंप्लीट करनी है तो आप कैसे करेंगे, तो वो दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत है। औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है फिर भी एक बार मैं आपको बता दूंगी। जो देखिए डेफिनेशन रहता है वही रहता है। संज्ञा जो है हम क्लास 2nd में भी पढ़ते हैं, 3rd में भी पढ़ते हैं, और वही संज्ञा हम लोग क्लास 7, 8 में भी पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन चेंज नहीं होता है, उसका क्षेत्र, स्कोप, ये सब चेंज होता है। तो औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा बालक को सब प्रयत्न शिक्षा देने का कार्य करता है। औपचारिक शिक्षा में शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है ना, उसी को तो औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। नियमित शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नियमित शिक्षा, नियम से दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। हमारे टीचर जो हमें पढ़ाते थे तो बोलते थे औपचारिक को बस इतना ही याद रखना कि जो नियम के तहत दी जाए उसको हम जो है औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जो किसी निर्धारित समय तथा समझ से आरंभ की जाती है। इस शिक्षा योजना के बारे में छात्र को पहले से ही यह ज्ञात होता है कि क्या शिक्षा दी जा रही है। इस शिक्षा के लिए पहले योजना बना ली जाती है तथा शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर लिए जाते हैं और उद्देश्य के अनुकूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। समझ आए? औपचारिक शिक्षा पे अलग से नोट्स लिखने को आता है आपके ये में CCSU में जो है औपचारिक शिक्षा पे अलग से नोट्स लिखने को आता है, तो देख लीजिएगा। इस प्रकार के पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए शिक्षण की विधियों का निर्धारण किया जाता है। औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय की ही सीमा में नहीं दी जाती है, इसके अतिरिक्त चर्च, मदरसा, पुस्तकालय, पुस्तकों तथा चित्रों के द्वारा भी दी जा सकती है। इस प्रकार की सभी संस्थाओं का निर्माण समाज करता है। यह संस्थाएं शिक्षा की संस्थाएं कहलाती हैं। यह छात्र को क्रिया करने का अवसर प्रदान करती है, छात्र को अनुभव प्रदान करती है, उसके व्यवहार को परिमार्जित करती है। तो ये हुआ औपचारिक शिक्षा। जैसे मैंने आपको बताया कि औपचारिक शिक्षा जो है वो पूछता है अलग से नोट्स लिखने के लिए या शॉर्ट में दे देता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में लाई हूँ। अब हम देखेंगे औपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या है। तो औपचारिक शिक्षा की पहली विशेषता है कि यह नियमित होती है, नियम के अंतर्गत दी जाती है। दूसरा है औपचारिक शिक्षा में पहले योजना बना ली जाती है। जो भी शिक्षा देनी रहती है उसका पहले प्लानिंग किया जाता है। इसमें शिक्षा के उद्देश्य पहले से निर्धारित होते हैं। औपचारिक शिक्षा में उद्देश्य की प्राप्ति के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। औपचारिक शिक्षा शिक्षण संस्थाओं की सीमा में दी जाती है। इस शिक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम के शिक्षण हेतु शिक्षण विधियां निर्धारित होती है, टीचिंग मेथड निर्धारित किया जाता है। औपचारिक शिक्षा चर्च तथा मदरसा आदि में भी दी जा सकती है। वे संस्थाएं जिनका निर्माण समाज करता है औपचारिक शिक्षा प्रदान करती है। औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य सामान्य तथा आदर्शात्मक होते हैं। यह शिक्षा सामाजिक जीवन की आकांक्षाओं, मान्यताओं, आदर्शों तथा आवश्यकताओं की प्रतीक है। इस शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक, बहुउद्देशीय एवं जीवन से संबंध होता है। यह शिक्षा वर्तमान, अतीत एवं भावी जीवन की तैयारी है। तो यहाँ पे औपचारिक शिक्षा के लिए पूरी 12 जो है वो विशेषताएं लिखी हुई हैं, जिसमें से आप 10 विशेषताएं एग्जाम में लिखिएगा और एक एक 2-2 लाइन में डील कर दीजिएगा। अगर ये पूछा रहे कि औपचारिक शिक्षा के बारे में लिखे तो कहीं डील करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा औपचारिकता से युक्त एक ऐसी व्यवस्था है जो औपचारिक शिक्षा सीमा और कमियों की पूर्ति करता है। इस व्यवस्था में औपचारिक तत्व तो नहीं है जो जन शिक्षा की दिशा में उनकी क्षमता को सीमित करते हैं। यह योजना कम समय में एक लचीले पाठ्यक्रम निरक्षर को पूर्ण रूप से शिक्षित करती है। अनौपचारिक शिक्षा, सबसे पहले तो एकदम ये समझ लीजिए कि अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा का उल्टा है, तो जो चीज़ उसमें होता है वो नहीं होगा। जैसे औपचारिक शिक्षा तक यह नियमित रूप से चलने वाली शिक्षा है, तो इसमें आप बोलेंगे कि यह अनियमित रूप से चलने वाली शिक्षा है, अनियमित शिक्षा कहलाती है।
अनियमित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, शिक्षण, विद्यालय, अनुशासन तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी जो एकदम पर्टिकुलर समय में या करिकुलम के अकॉर्डिंग या स्कूल में या फिर किसी अनुशासन के अकॉर्डिंग नहीं दिया जाता है। ये कभी भी हो जाता है, कैसे भी हो जाता है, इसका प्लानिंग नहीं किया जाता है। भारतीय विचारधारा के अनुसार तो शिक्षा माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलती रहती है। जैसे चक्रव्यूह को तोड़ना अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। व्यवहारिक रूप में हम देखें तो छात्र आरंभ में अपनी माँ से, उसके उपरांत पिता, भाई बहन, परिवार, पड़ोस, समाज, देश, शिक्षक तथा वातावरण आदि से अनेक तथ्यों को सीखता है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति निर्धारित अवधि में न होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना का आरंभ किया गया। अब हम देखेंगे अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता। सबसे पहले है अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक तथा समयानुसार होता है। यह व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं समस्याओं की जानकारी तथा उनकी पूर्ति एवं समाधान से संबंधित है। यह शिक्षा व्यवहारिक होती है। इसका संबंध मनुष्य की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं से होता है। इस शिक्षा का क्षेत्र सीमित होता है। अनौपचारिक शिक्षा के नियमों तथा क्रमों में लचीलापन होता है। यह शिक्षा वर्तमान पर अधिक बल देती है। यह शिक्षा के पाठ्यक्रम का उद्देश्य सीमित तथा समसामयिक वातावरण हेतु होता है। इस शिक्षा की शिक्षण विधियां उद्देश्य एवं आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। जैसी जरूरत वैसे शिक्षण विधि। इस शिक्षा का संगठन एवं प्रशासन व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं, समस्याओं, भौतिक साधनों की उपलब्धि एवं मानवीय साधनों की प्राप्ति होती है। तो ये आपका हुआ अनौपचारिक शिक्षा का। अब आइए देखेंगे हम दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन। शिक्षा की सीमा का विस्तार करने के लिए नए साधन उपयोग में लाए जा रहे हैं। उन्हीं में से दूरस्थ शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो रहा है। दूरस्थ शिक्षा एक बहुआयामी शिक्षा व्यवस्था जैसे अधिगम अथवा शिक्षा पत्राचार, शिक्षा बाहरी अध्ययन, अध्ययन परिषद में बाहर अध्ययन इत्यादि है। दूरस्थ शिक्षा के घटक देखिए, शिक्षा का जो है जैसे टाइम एक बाउंडेड होता है ना, या हम औपचारिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर जगह पे होता है। अब मान लीजिए कि आप उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे आप नहीं ले पा रहे हैं, तो और आपको औपचारिक शिक्षा लेनी है, तो उसी के लिए जो है डिस्टेंस एजुकेशन का जन्म हुआ। दूरस्थ शिक्षा एक बहुआयामी शिक्षा व्यवस्था है जैसे अधिगम अथवा शिक्षा पत्राचार, शिक्षा बाहरी अध्ययन, अध्ययन एवं परिषद में बाहर अध्ययन इत्यादि। मतलब ये आपको पोस्ट के माध्यम से जो है शिक्षा दी जाती है। मतलब जो मटेरियल है, जो बुक्स है, आपको पोस्ट के माध्यम से पहुंचाया जाता है। सूरे के अनुसार दूरस्थ शिक्षा का अनुदेशन विधियों के समूह यानी परिवार के स्वरूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें शिक्षण व्यवहार अधिगम व्यवहार से पृथक अर्थात कहीं दूर संपन्न किए जाते हैं। अब जैसे टीचिंग करना है, आपको पढ़ाना है मुझे, तो आपको मेरे सामने होना चाहिए ना, तो वो तो हो जाता है कि औपचारिक शिक्षा जैसे हम दे रहे हैं। लेकिन जब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है तो कहीं दूर से संपन्न किया जाता है। जैसे अभी हम जो शिक्षा आप ले रहे हो इसके माध्यम से, तो ये आप कहीं और बैठे हो, ठीक है, कहाँ यूपी में, वहाँ से आप जो है मेरे से शिक्षा ले रहे हो, तो इस तरह से ये डिस्टेंस एजुकेशन ही हुआ। जो कहीं दूर बैठ कर के या कहीं दूर रह कर के जो शिक्षा ली जाती है, जो शिक्षण या फिर टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाती है, वो जो है डिस्टेंस एजुकेशन होता है सूरे के अनुसार। अब इसमें किस किस के माध्यम से आप ले सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक तथा अन्य साधनों से सुगम बनाया जा सकता है। जैसे अभी हम नेट से, कंप्यूटर से ले रहे हैं। ओ पीटर्स के शब्दों में दूरस्थ शिक्षा ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति प्रदान करने की एक
विधि है जिसे तकनीकी संचार माध्यमों के व्यापक प्रयोग के साथ साथ श्रम विभाजन एवं संगठनात्मक सिद्धांत के प्रयोग द्वारा तर्क संगत बनाया जाता है। इसमें विशेष रूप से उच्च स्तरीय शिक्षण सामग्री के पुनर्निर्माण का उद्देश्य निहित होता है, जिसमें विद्यार्थियों की अधिक संख्या को एक ही समय में जहां पर भी वह रह रहे हो अनुदेशन प्रदान करना संभव होता है। यह शिक्षण तथा अधिगम का एक औद्योगिक स्वरूप है। तो बिल्कुल आप जहां भी हैं एक साथ आप लोगों का अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, तो आपको कैसे पढ़ाई पूरी करनी है, कैसे पढ़ना है, या पढ़ने वाला मटेरियल आपको जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, बिना पढ़े भी हम ये बात का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा था कि पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर समय में वहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकते हैं अपनी मजबूरियों की वजह से, अपने काम की वजह से, तो ऐसे लोगों की शिक्षा जो है पूरी नहीं हो पाती थी। तो उसके लिए जो है ये शिक्षा पहला तो ये हुआ। दूसरा है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो उतनी दूर से कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ से आना जाना पॉसिबल नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, उसकी वजह से जो है इस तरह की शिक्षा ली जाती है। अब आइए हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। शिक्षा मुख्यतः उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने जीवन के प्रारंभिक समय में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं। दूरस्थ शिक्षा घर बैठे ही उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करती है। दूसरा है परंपरागत शिक्षा अपने परंपरागत प्रारूप में सर्वसुलभ एवं सर्वोपयोगी नहीं हो पा रही है, अतः दूरस्थ शिक्षा का प्रसार अत्यंत ही आवश्यक है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उन व्यक्तियों को शिक्षा का अवसर प्रदान कराया जाता है जो कि रूढ़िवादी प्रणाली में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, किंतु वह शिक्षा अवश्य ग्रहण करना चाहते हैं। दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता पाठ्यक्रमों में व्यापक प्रसार में भी होती है, क्योंकि कोई भी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय सीमित संख्या में पाठ्यक्रमों का संचालन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे औपचारिक और अनौपचारिक में डिफरेंस। ऐसे तो हम जानते ही हैं, औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य और आदर्शात्मक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक और विशिष्ट तथा समयानुसार होता है। औपचारिक शिक्षा सामाजिक जीवन की आकांक्षाओं, मान्यताओं, आदर्शों तथा आवश्यकताओं की प्रतीक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति ने निहित आवश्यकता तथा समस्याओं की जानकारी तथा उनका समाधान है। औपचारिक शिक्षा क्षेत्र व्यापक है, यह नियंत्रित तथा क्रमिक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित है। औपचारिक शिक्षा वर्तमान तथा भावी जीवन की तैयारी है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान पर अधिक बल देती है। औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक उद्देश्य एवं जीवन में सत्य है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का उद्देश्य तथा सामाजिक वातावरण हेतु है। तो ये आपको समझ में आया औपचारिक अनौपचारिक जो हमने पढ़ा। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से हमने पढ़ा औपचारिक शिक्षा बालक को सब प्रयत्न शिक्षा देने का कार्य करता है। औपचारिक शिक्षा में शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक पहले से जो है निर्धारित होता है। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग जो है औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता भी देखिए, दूरस्थ शिक्षा देख लिए, विशेषता हो गया। अब हम देखेंगे ज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा, प्रकार, अर्थ और स्रोत। अब ज्ञान, नॉलेज के बारे में जानते हैं। देखिए क्वेश्चन इससे मैं बोलूँ तो 2 ही क्वेश्चन रिपीटेड आता है। शिक्षा क्या है, इसकी विशेषता लिखिए, या फिर यह कितने प्रकार के होते हैं ये लिखिए। बस ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कुछ इसमें ट्विस्ट नहीं करता है। ज्ञान को लेकर बोले तो ज्ञान को लेकर के भी यही आएगा, ज्ञान क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार। तो इसी तरह से आपको लिखना है।
चलिए, ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है, ज्ञाता के मन में होने वाली एक तरह की हलचल है। वह बौद्धिक अनुभव जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। देखिए, एक प्रकार की मनोदशा पहले बोला गया, फिर बोला गया ज्ञाता, यानी कि जो लर्नर है उसके मन में होने वाली एक तरह की हलचल है। वह बौद्धिक अनुभव मतलब मेंटली रूप से जो हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं, ज्ञान कहलाता है। वह बौद्धिक अनुभव जो हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं, ज्ञान कहलाता है। ज्ञानेंद्रिया में कौन कौन सी ज्ञानेंद्रिय आ गई? आँख, कान, नाक, ठीक है, छू करके, सूंघ करके वो ज्ञान हो जाता है। मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां होता है। ज्ञान हमारे मस्तिष्क को विकसित करने का काम करता है। ज्ञान के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के कार्य को करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, यानी कि उन्नति करते हैं। ज्ञान ही उन्नति, तरक्की, आगे बढ़ने की शक्ति और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती है। ज्ञान अथाह है, अनंत है, इसे जितना खोजते जाओ उतना बढ़ते जाता है। ये नॉर्मल कॉमनली नोइंग फैक्ट है। अब आइए थोड़ा सा हम इसको बीएड के लैंग्वेज में जानते हैं कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, बोध और अनुभव इत्यादि। यानी किसी भी वस्तु जो हमारे आसपास के स्वरूप अर्थात वह है, उसे वैसे ही जानना, अनुभव और बोध होना उस वस्तु का ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ज्ञ धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना, बोध, अनुभव, और इस तरह से ये ज्ञान है। अब हम ज्ञान की परिभाषा समझेंगे। ज्ञान की परिभाषा जो फिलोसफर के द्वारा दी गई है, एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस का है। शंकराचार्य ने बोला है कि ब्रह्म को सत्य जानना ज्ञान है और वस्तु जगत को सत्य जानना अज्ञान है। अभी हम आदर्शवाद आपको पढ़ाया होगा, मैं पढ़ा चुकी हूँ, या इसमें हम पढ़ेंगे भी। तो ब्रह्म यानी कि ईश्वर को जो सत्य मानता है शंकराचार्य के अनुसार, वो ज्ञान है। और जो जगत को, इस दुनिया को, जो ये फिजिकल चीज़ें हैं, इसको सत्य मानता है, वो अज्ञान है। ये शंकराचार्य का है। बौद्ध दर्शन के अनुसार जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए, वो ज्ञान है। प्लेटो के अनुसार विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। हॉब्स के अनुसार ज्ञान ही शक्ति है। सुकरात के अनुसार ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। तो इस तरह से ये हमारे फिलोसफर के हैं। 5 फिलोसफर का लिखी हूँ मैं, 4 आपको यूज करना है एग्जाम में। अब हम आएंगे ज्ञान के प्रकार को देखेंगे। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आगमनात्मक ज्ञान, पोस्टीरियरी नॉलेज। फिर है प्रयोग मूलक ज्ञान, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। फिर है प्रागनुभव ज्ञान। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ। तो ये 3 तरह के ज्ञान होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, बस 1-2 लाइन में जानना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप समझ लेंगे। आगमनात्मक ज्ञान हमारे अनुभव तथा निरीक्षण पर आधारित है। सिंपल, आगमन करना समझ ही रहे हो ना। आगमन करना का मतलब कि ऐसा ज्ञान जो हम अपने एक्सपीरियंस से लेते हैं। अब आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, होता है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है, हम बोलते हैं ना कि ये कैसे सीखे हो, तो सब बोलता है कि हम तो अपने से देख देख के सीख लिए हैं। कोई सिंगर बोलता नहीं, मुझे तो ट्रेनिंग नहीं मिला है, मैं सुन सुन के सीख लिया हूँ। तो वो अनुभव के आधार पर होता है। आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सीखते हो। आपको कोई सिखाया नहीं, लेकिन आपके लाइफ में वैसी चीज़ें हुई कि आपने उसे एज ए एक्सपीरियंस लेकर के सीखा, तो उसको हम आगमनात्मक ज्ञान कहते हैं। जॉन लॉक इस प्रकार के ज्ञान के प्रवर्तक हैं। वे कहते हैं कि जैसे जैसे अनुभव मिलते हैं उसी प्रकार ज्ञान में वृद्धि होते रहता है। इससे तात्पर्य होता है कि ज्ञान अनुभव के द्वारा वृद्धि करता रहता है। ठीक है, आगमनात्मक को बस इतना ही याद रखिएगा, ये एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है। हम अनुभवों के द्वारा जो ज्ञान हमें मिलता है, जो हम अपने निरीक्षण के आधार पर प्राप्त करते हैं, उसे हम ज्ञान कहते हैं।
प्रयोग मूलक ज्ञान, ठीक है, ये जैसे नाम ही एक्सपेरिमेंट्स है। ज्ञान प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है, ऐसा प्रयोजनवादी मानते हैं। प्रयोजनवादी जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ही जो ज्ञान सीखते हैं। तो इनके अनुसार जो हम प्रयोग करते हैं उसके द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान एक प्रयास एवं सहन की प्रक्रिया है। एक विचार के अभ्यास में प्रयास करना और उस प्रयास के परिणाम से जो फल प्राप्त होंगे उनसे सीखना, इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हम समझे कि वो अनुभव या निरीक्षण से अंतिम रूप में समझी जा सकती है। मतलब इसका जस्ट अपोजिट रूप है। इसका कहना है कि हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जो है सीखते हैं उसको हम ज्ञान कहते हैं। अब आए हैं प्रागनुभव ज्ञान, अप्रायरी नॉलेज। देखिए ये क्या है, ज्ञान को स्वयं प्रत्यक्ष की भांति समझा जाता है। जब सिद्धांत को समझ लिया जाता है, सत्य पहचान लिए जाते हैं, फिर उसे निरीक्षण, अनुभव या फिर प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। इस विचारधारा के प्रवर्तक कांट है। ये कहते हैं कि सामान्य सत्य अनुभव से स्वतंत्र होने चाहिए, उन्हें स्वयं में स्पष्ट या निश्चित होना चाहिए। गणित का ज्ञान प्रागनुभव ज्ञान समझा जाता है क्योंकि गणित का ज्ञान स्वयं में स्पष्ट एवं निश्चित है। देखिए प्रागनुभव ज्ञान का मतलब होता है ऐसे ज्ञान जो कि जिसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, बस इतना समझिए, जिसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकता, जो क्लियर है, जो एकदम स्पष्ट है। जैसे कि ये क्लियर है, सूरज पूरब से उगता है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो ऐसे चीज़ों को जो है क्लियर प्रत्यक्ष ज्ञान समझा जाता है। इसमें यह कहा जाता है कि ऐसे ज्ञान जिसको किसी एक्सपेरिमेंट की जरूरत ही ना हो, जिसे किसी अनुभव की जरूरत ना हो, ना ही वो किसी अनुभव के माध्यम से और ना ही किसी प्रयोग के माध्यम से प्रयोग करके जो है उसका कसौटी पे कसा जाए, या इसको ज्ञान नहीं कहते हैं। इसका मतलब है कि ऐसा ज्ञान जो स्पष्ट है, क्लियर है, प्रत्यक्ष है, वही ज्ञान है। यही प्रागनुभव ज्ञान होता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष है, उपयुक्त वर्णन के अनुसार पर एक प्रकार का ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, जिसमें पहला था। दूसरे प्रकार का ज्ञान प्रयोग एवं निरीक्षण से प्राप्त होता है, जो दूसरा है। और तीसरा प्रकार का ज्ञान अनुभव से परे है, इसके लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हो गए 3 ज्ञान। ज्ञान के स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें जो है नॉलेज प्राप्त होता है। तो मनुष्य के पास 5 तरह की ज्ञानेंद्रियां होती है जिससे हम मनुष्य किसी ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय इस प्रकार है, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। हम मनुष्य आंख से देखकर, नाक से सुनकर, ये सब हम जानते हैं। अब आइए देखिए, यहाँ पे देखते हैं प्रकृति ज्ञान प्राप्त कैसे कर सकते हैं। नेचर्स के थ्रू, सेंस एक्सपीरियंस, टेस्टिमोनी, साक्ष्य यानी प्रूफ हमें मिलता है तब, तर्क, बुद्धि, अंतः प्रज्ञा, इंस्टीट्यूशन, हमारा अंदर से भी कुछ आता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, इंट्यूशन जिसको हम बोलते हैं, सत्ता, अधिकारिक ज्ञान, संवाद, कन्वर्सेशन। इस 7 तरह से जो है हमें ज्ञान प्राप्त होता है। प्रकृति का ज्ञान ज्ञान का प्रथम और प्रमुख स्रोत है जो कि हमें नेचर से मिलता है, ये सबसे पहला स्रोत है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से अपने योग्यता अनुरूप हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है, ठीक है। तो ये प्रकृति हुआ। दूसरा है इंद्रिय अनुभव यानी सेंस एक्सपीरियंस। हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जैसे सूंघ कर, देख कर, सुन कर, स्पर्श करके हम जो है सीखते हैं, उसको हम इंद्रिय अनुभव द्वारा ज्ञान कहते हैं। टेस्टिमोनी यानी कि साक्ष्य, जब हम किसी अन्य के अनुभव और निरीक्षण आधारित ज्ञान को मान्यता देते हैं प्रूफ के तौर पे, तब इसे साक्ष्य कहते हैं। साक्ष्य से प्राप्त ज्ञान को व्यक्ति स्वयं निरीक्षण नहीं करता है, यह दूसरे के निरीक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। तर्क बुद्धि यानी कि लॉजिकल इंटेलिजेंस के थ्रू अनुभव से हमें ज्ञान की प्राप्ति होता है, यही तर्क में परिवर्तित हो जाता है। देखिए हमें जो एक्सपीरियंस के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, हम जब हमें कोई बोलता है ऐसा नहीं, तो हम बोले नहीं नहीं ये मुझे पता है, मैंने ऐसे ऐसे किया तो हुआ, तो ये तर्क वितर्क हो जाता है। मेरे पास अपनी बातों को साबित करने के लिए पॉइंट्स होता है, तो उसको हम तर्क बुद्धि कहते हैं। जो हम अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम लॉजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। इंट्यूशन, अंतः प्रज्ञा, इसे भी ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत कहा गया है।
यह एक तरह का आंतरिक बोध है, आपको अंदर से इंटरनली कुछ फील होता है, तो उसको हम अंतःप्रज्ञा कहते हैं। सत्ता आधिकारिक ज्ञान, उच्च शिक्षित व्यक्तियों द्वारा दिया गया ज्ञान सत्ता आधिकारिक ज्ञान है। अब तो मनोविज्ञान से भी यह सिद्ध हो गया है कि मनुष्य अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, ठीक है। जो जैसे हमारे प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, इनसे जो हमें ज्ञान मिलता है उसको हम आधिकारिक ज्ञान कहते हैं, सत्ता अधिकारी। कन्वर्सेशन, संवाद के द्वारा ज्ञान। संवाद को हमेशा से ही ज्ञान प्राप्ति तथा बढ़ाने का स्रोत माना गया है। इसके जरिए हम विभिन्न लोगों से ज्ञान प्राप्त और आत्मसात करते हैं। अब जैसे हम बात ही कर रहे हैं, बात में आपसे बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिली, उससे हमने कुछ सीखा, हमारी बातों से आपने सीखा, तो ये कन्वर्सेशन के द्वारा होता है। अब यहाँ पर आपका है ज्ञान की विशेषता। ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित बातों का उजागर होता है। अब यहाँ ज्ञान ही सत्य है, ज्ञान ही अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर करता है, ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान क्रमबद्ध प्राप्त होता है, आकस्मिक नहीं है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। फिलहाल क्वेश्चन आपका ज्ञान क्या है, उसके कितने प्रकार के होते हैं वो आता है, या ये जो है प्रयोगमूलक, आगमनात्मक, ये आपको नोट्स लिखने को दे सकता है। चलिए फिर मिलूंगी कल। टिल देन हैव अ नाइस डे।